ठीक है। दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में ज्योग्राफी से रिलेटेड स्ट्रेटजी की बात करेंगे। अभी पिछले 2 लेक्चर में हमने पॉलिटी एनवायरनमेंट को डिस्कस किया था और उसको उसकी स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से समझा था कि किस तरह से हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं और किस तरह से जो कोर एरिया होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करके आप यूपीएससी के ट्रेंड को एनालिसिस करके कुछ थीम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आज के लेक्चर में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड बात करेंगे। उसका पहले सिलेबस समझेंगे, फिर देखेंगे उसका वेटेज क्या है, प्रीलिम्स के हिसाब से किस तरह साल दर साल इसे क्वेश्चन पूछती रही है यूपीएससी। और उसके बाद हम देखेंगे कि यूपीएससी का जो एक तरह से प्रायोरिटीज एरिया रहा है, जिन टॉपिक को वेटेज बनाकर यूपीएससी लगातार हर साल कुछ क्वेश्चन को टारगेट करते रही है और कुछ क्वेश्चन को पूछती रही है, तो उन चीज़ों को समझना है। फिर उसके बाद हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स, जो लोकेशन बेस्ड करंट अफेयर्स होते हैं उसकी रिसोर्सेज की बात करेंगे, उसको समझेंगे कि किस तरह से आप उसको बेस्ट आउटपुट गेन कर सकते हैं, मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट गेन किया जा सकता है। फिर हम टेक्सरी से रिलेटेड बात डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि ज्योग्राफी एज ए होलिस्टिक सब्जेक्ट के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, ताकि आप जो स्टैटिक पोर्शन है और जो करंट अफेयर्स है दोनों को लिंक करते हुए यूपीएससी के क्वेश्चन को, जो उसका टेम्परामेंट होता है, जो उसका माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट को समझ के आप उसको सही कर सके और सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो उन सारी चीज़ों को, सारी इशूज़ को हमको समझना है और उसको डिस्कस करना है। फिर देखना कि कैसे आप ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सिलेबस की बात कर लेता हूँ। सिलेबस को समझते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, फिर मेंस के हिसाब से। जब तक सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक आप पकड़ ही नहीं सकते कि किन चीज़ों को ज्योग्राफी में पढ़ना होता है और उनको डिस्कस करना होता है, और तभी हम उसी से जोड़ के हम वेटेज की बात करेंगे। ठीक है? देखिए ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। प्रीलिम्स आपको पता है कि 200 मार्क्स का होता है और उसमें अगर देखेंगे तो ये वाला जो लाइन है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात कर रहा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात कर रहा है, इंडियन एंड द वर्ल्ड। देख रहे हैं? इतना ही सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए। यूपीएससी की सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो सिलेबस होता है ना, उसको कभी 2-3 लाइन में डिफाइंड किया हुआ है और वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ब्रेक करते हैं और किन-किन कंपोनेंट को उसको उसके अंतर्गत शामिल करते हैं और आप देखते हैं। उसको देखने के लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए। फिर आइडिया लगाइए कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी और किन-किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो वो ट्रेंड एनालिसिस इसलिए ज़रूरी हो जाता है, पीवाईक्यू, क्योंकि आप पकड़ ही नहीं पाएँगे। अब जैसे इसमें जो लिखा हुआ है सिलेबस में कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसमें है फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब फिजिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, तो उसमें बहुत सारा चीज़ शामिल हो सकता है ज्योग्राफिकल एंगल के हिसाब से। वो तो आपके ऊपर है कि आप उसको किन चीज़ों को किस पर ज़्यादा वेटेज देते हैं और किसको आप ज़्यादा रिलेवेंट मानते हैं और किनको इर्रेलेवेंट मानते हैं। तो वही तो बेस्ट सोर्स है उसको पकड़ने का। कभी-कभी हम आइडिया नहीं लगा पाते, इसीलिए उसको हम सही तरीके से गेन भी नहीं कर पाते और वो एरर हो जाता है। तो उन चीज़ों को देखना है, ठीक है? इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे अब मेंस को देखते हैं, फिर उसके बाद मैं ब्रेक करूँगा कंपोनेंट में कि किन-किन चीज़ों को इसके अंतर्गत फिजिकल, इकोनॉमिक और जो सोशल वाला एंगल है, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें शामिल किया जा सकता है। देखिए मेंस में देखा जाए तो ये जीएस 1 का पार्ट है, ज्योग्राफी। उसमें क्या है देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के हिसाब से लिखा हुआ है और उसके बाद है ये सोसाइटी। अब देख रहे हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो सीधा ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है। फिर उसके अंतर्गत आपको देखना है कि उसको ब्रेक करना है और उसके अंतर्गत जो सिलेबस हो सकता है, शामिल हो सकता है, उसको समझना है। तो एक लाइन में लिखा हुआ है और एक लाइन के हिसाब से उसको ब्रेक करना है। इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि बार-बार यूपीएससी का जो सिलेबस है, उसका जो कंपोनेंट है, उसको बार-बार रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको आइडिया लग सके कि एक्चुअली में यूपीएससी का जो सिलेबस है वो एक्चुअली में है क्या? किन-किन चीज़ों को उसको शामिल किया जा सकता है। ठीक है? अब प्रीलिम्स मेंस का देख लिया, लैंग्वेज देख लिया सिलेबस का, अब उसको ब्रेक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली में इनमें क्या-क्या हो सकता है। देखिए देखिए ये ज्योग्राफी है, अगर इसको हम 2 कंपोनेंट में बाँटें, तो पहला होगा इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जब हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात कर रहे थे, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और इंडियन की बात हो रही थी। इंडिया और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से फिजिकल, इकोनॉमी और सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है। अब हम थोड़ा इसको ब्रेक करेंगे, एक-एक करके ब्रेक करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को, फिर इंडियन ज्योग्राफी को, फिर देखते हैं कि इनमें अलग-अलग कंपोनेंट में क्या-क्या चीज़ें शामिल हो सकता है, उसको डिस्कस करना है। ठीक है? हम जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की ही बात करते हैं। तो इसमें 3 कंपोनेंट थे। एक था फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा था आपका सोशल ज्योग्राफी और तीसरा जो शामिल किया गया था इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखिए यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो सिलेबस में है, तो ये 3 टर्म ही ज्योग्राफी के लिए यूज़ किया गया है।
पहला है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है सोशल ज्योग्राफी, और तीसरा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड इन द इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात कही गई है। अब उसको ब्रेक करना है। अब देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको पढ़ना होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं आप जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में ही आप पढ़ते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब चीज़ों को आप समझते हैं। फिर उसके बाद आप अर्थ वाला सिस्टम पढ़ते हैं, फिर ये वॉल्केनो पढ़ते हैं, फिर किस तरह से सुनामी चीज़ें ये सब आ रहा है, उसको आप पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं। और तीसरा आप ब्रेक करके पढ़ते हैं ओशेनोग्राफी। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी में आप पढ़ते हैं मानसून कैसे आता है, मानसून का जो प्रोसेस है, किस तरह से वर्षा होता है, उसको ब्रेक करके आप समझते हैं। फिर किस तरह से टेम्परेचर कूलिंग होता है, फिर जो सरफेस पर एक तरह से जो हीट बजट होता है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो मेन पार्ट है वो क्लाइमेटोलॉजी में ही आता है, इसको डिस्कस करते हैं। फिर उसको पृथ्वी का जो रोटेशन होता है उसको डिस्कस करते हैं, किस तरह से एंगल चेंज होता है, किस तरह से डे एंड नाइट डिफाइंड होता है, किस तरह से इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस करता है, टाइम डिवीजन कैसे है, तो सारा चीज़ हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। और ओशनोग्राफी में हम ओशन से रिलेटेड जो पर्सपेक्टिव है, जो चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ओशन से रिलेटेड कि ओशन का टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लेवल पर, किस तरह से टेम्परेचर फ्लो होता है, और किस तरह से उसमें सी सरफेस के हिसाब से टेम्परेचर कैसे डिफरेंशिएट करता है। सैलिनिटी को डिस्कस करते हैं, फिर प्रेशर को डिस्कस करते हैं, फिर विंड को डिस्कस करते हैं। सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ओशोनोग्राफी में। ठीक है। अगला है सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में देखेंगे तो इसमें डिस्कस करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से सेटलमेंट सब कैसे डिस्कस किया हुआ है। अब जैसे पिछले साल ही यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि किस तरह से ज्योग्राफी है किसी लोकेशन के हिसाब से जो सेटलमेंट होता है उसको डिफाइन करता है। जैसे किस तरह से पूरा इतिहास में देखेंगे तो सभ्यता वगैरह बसी गई थी, तो उस जो सिविलाइजेशन जो एक तरह से क्रिएट हुआ था, उसमें लोकेशन का क्या एडवांटेज है, ज्योग्राफी का किस तरह से एडवांटेज है, उसको ब्रेक करके उसमें समझते हैं। तो ये सोसाइटिकल एंगल्स हो गया, सेटलमेंट्स हो गया। फिर इसमें आप थोड़ा सा पढ़ते हैं किस तरह से हैबिटाट वगैरह डेवलप होता है। सोसाइटिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को आप उसमें देखते हैं। ये थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे, अभी थोड़ा सा समझने की बात हो रही है तो उसके हिसाब से ब्रेक करते हैं। इसमें अगर आपको एक चीज़ और शामिल करना है तो जैसे आप पढ़ते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन भी ज्योग्राफी का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, किस तरह से माइग्रेशन बढ़ता है घटता है, उसको पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप क्या देखते हैं, इसमें मेन द लैंड रिसोर्सेज। फिर इसे पढ़ते हैं इंडस्ट्री। फिर किस तरह से ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहा है। फिर आप पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें शामिल करते हैं। अब देखिए, हमने डिस्कस कर लिया तीनों के हिसाब से, फिजिकल में क्या पढ़ना है, सोसाइटी सोशल में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से। अब सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से, कि इंडियन ज्योग्राफी में ये तीन चीज़ कैसे काम करेगा। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा पढ़ना होता है आपको सोशल ज्योग्राफी। और तीसरा जो आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है। अब जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, तो जिस तरह से भारत का जो फिजियोग्राफी है कैसे डेवलप हुआ, तो उसको डिस्कस करते हैं। इसमें आपको पढ़ना होता है जैसे पेनिनसुलर इंडिया जो प्रायद्वीपीय भारत, वो किस तरह से मेकिंग हुआ, हिमालय किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से उसका ब्रेक हुआ, कैसे फिर जो ईस्टर्न घाट है उसका कैसे निर्माण हुआ, वेस्टर्न घाट कैसे बना, रिवर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, सारा चीज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं, फिजियोग्राफी डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि रिवर सिस्टम, रिवर्स, माउंटेन्स, सब किस तरह से डेवलप हुआ, इन सब चीज़ों को आप इसमें डिस्कस करते हैं। सोशल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इसमें भी आपको एक तरह से देखना है सेटलमेंट वगैरह सब कैसे हुआ है, सेटलमेंट्स कैसे हुआ है, माइग्रेशन किस तरह से फ्लो करता है, फिर फॉरेस्ट कवर वगैरह सब क्या है, और वो किस तरह से उसके आजीविका को प्रभावित करता है, पूरे इंडिया लेवल पर चीज़ों को देखेंगे तो उस तरह से उसको देखना है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इसमें आपको पढ़ना होगा सबसे पहले इंडस्ट्री। फिर दूसरा पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फिर इसी में थोड़ा सा आप एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको आ जाता है लैंड्स, फॉरेस्ट, लैंड फॉरेस्ट कवर, इस तरह की चीज़ों को इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गया इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से। अब दोनों चीज़ों को मिला देंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का जो डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया हुआ, ये पूरा सिलेबस एक तरह से प्रीलिम्स और मेंस के अंतर्गत आ जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को ब्रेक करके आपको समझना है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप उठाएंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों में ये एक एक करके चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हैं तो उसकी खूबसूरती यही होता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको ब्रेक करके कंटेंट बनाया जाता है, तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगा, रिसोर्स की बात करेंगे। तो ये तब पूरा सिलेबस था। अब आगे डिस्कस करते हैं वेटेज। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट की वेटेज को नहीं समझते हैं कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या रहा है, कितने क्वेश्चन यूपीएससी हर साल इस सब्जेक्ट से पूछती है, तब तक उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को आप समझ ही नहीं सकते। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वेटेज को देखा जाए। अब मैं 2012 से लेकर 2022 तक और 23 तक के वेटेज को डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट को यूपीएससी ने कितना वेटेज दिया है और कितने क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछती रही है। फिर उसको आइडिया लगाकर तभी हम उसको रिसोर्स की बात करेंगे। देखिए ये 2023 है, 23 की बात करें तो देखिए 23 में यूपीएससी ने ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे, इसको यहाँ देखिए। देखिए 2023 में यूपीएससी ने 17% क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा। इसका मतलब क्या है कि 100 क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन तो यूपीएससी ने केवल ज्योग्राफी से पूछा। देख रहे हैं? और इस हिसाब से देखेंगे, अगर किसी एक सब्जेक्ट से 17 क्वेश्चन एक साल में पूछ रही है कोई यूपीएससी, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2023 में 17 क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी से, उस हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही। ज्योग्राफी को हम थोड़ा इकोनॉमी में लिंक करेंगे, इन्वायरमेंट में लिंक करेंगे, तो देखा जाए तो करीब 20 से 25 क्वेश्चन हर साल ज्योग्राफी को टारगेट करते हुए, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए यूपीएससी पूछती है। और इसीलिए ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से, यूपीएससी के कट ऑफ क्रॉस करने के हिसाब से। मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट में जब स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा था तो वहां बताया था करीब 25 से 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती रही है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को उसमें इंक्लूड किया गया है, तो उसका वेटेज बढ़ गया। और अभी ज्योग्राफी का क्या ट्रेंड है कि लगभग 17 क्वेश्चन है। अगर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी दोनों मिला दिया जाए तो करीब 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, 35 से 40 क्वेश्चन हो जाता है। और दोनों सब्जेक्ट उतना टफ नहीं है, रटने का बहुत स्कोप नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट को आप ठीक से पढ़ते हैं तो बहुत रटने का गेम इसमें है ही नहीं। गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस किया जाए जिसमें कम पढ़ के आप मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। और देख रहे हैं कि 17 क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसीलिए ये काफी इजिली कवर भी हो सकता है, कवर हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो काफी एनालिटिकल है, इसमें रटने का स्कोप नहीं है। आप चाह रहे हैं कि तोता की तरह रट के आप उसको सही कर देंगे, वो चीजें आप गया, अब उससे नहीं हो सकता। आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको अप्लाई करिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। देख रहे हैं 17 क्वेश्चन हो गया। अगर हम इसको 22 से तुलना करें, 2022-23 में कंपेयर करें, तो देखिए इस तरह से दिखाई पड़ता है, यानी 11 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए अब थोड़ा लिस्ट के हिसाब से बात करते हैं। 2012, यह है 2012 का ट्रेंड है, और यह है 2022। 2012 से लेकर 2022 तक किस तरह से यूपीएससी ने ज्योग्राफी को टारगेट करके क्वेश्चन पूछा है, उसको देखते हैं। देखिए 2012 में 17 क्वेश्चन पूछी है यूपीएससी ने, 2013 में 18 क्वेश्चन है, 2019-14 में 20 क्वेश्चन है, 2015 में 18 क्वेश्चन है, फिर 2016 में 8 क्वेश्चन है, फिर 2017 में 8 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 12 क्वेश्चन है। और 12 क्वेश्चन ये प्योर ज्योग्राफी की बात कर रहा है, इसमें देख रहे हैं करेंट अफेयर्स को छोड़ रखा है और इन्वायरमेंट को भी अलग कर रखा है। अगर इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स, थोड़ा सा मैं इसको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ज्योग्राफी जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको लिंक कर दिया जाए, तो हर साल यूपीएससी 15 से 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आप उसको जोड़ सकते हैं कि डायरेक्टली ज्योग्राफी से लिंक करते हुए यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के लिए जो उसका कोर एरिया है, जो उसका करक्स है, उसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाइए, बेस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए ताकि मैक्सिमम गेन हो सके। और बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपका जो रिसोर्स है वो रिसोर्स बेस्ड होना चाहिए। रिसोर्स जब तक बेस्ट नहीं होगा, जब तक आपका लिमिटेड रिसोर्स नहीं होगा, तब तक आप ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही नहीं सकते। तो इसी के साथ हम अब रिसोर्स की बात करते हैं। देखिए रिसोर्स के लिए क्या जरूरी है। देखिए यूपीएससी का जो ज्योग्राफी है एक तरह से, तो इसके जो क्वेश्चन है ना वो काफी एनालिटिकल होते हैं। और एनालिटिकल होता है यानी बोल सकते हैं कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी बेसिक वाला क्वेश्चन होता है, बेसिक लेकिन अप्लाइड वाला होता है। आप उसको डेली लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोई जैसे पहाड़ वगैरह है, माउंटेन वगैरह घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर आप उसको लिंक कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, तो उससे लिंक करता है।
अब चूंकि बेसिक है तो इसीलिए बेसिक जो टेक्स्ट बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के लिए। और बेसिक टेक्स्ट बुक्स के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या है? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को ज़्यादा वेटेज दिया जाए। अब जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हमने देखा था, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए क्या रिसोर्स होगा? तो देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी है एक, कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसको पढ़िए। फिर उसको आप लिंक करते हुए जीसी लियोंग की भी बुक पढ़ सकते हैं। और जीसी लियोंग की बुक ही है कि फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ये दो रिसोर्सेज बेस्ट है, एनफ है। इससे ज़्यादा बाहर कुछ होता नहीं है, और इससे ज़्यादा बाहर यूपीएससी अगर पूछती है तो वो सबके लिए टफ हो जाता है। और उस उतना एक आध क्वेश्चन टफ है, अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उनको टारगेट आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इसी को तो बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी, कि मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम आउटपुट आप गेन करिए। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए क्या है? क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़िए आप, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरा है जीसी लेवंग की बुक आती है कि सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दोनों बुक हो गया फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। अगला है इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़े? तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको जैसे बताया कि उसमें एक तरह से जो क्रक्स है उसका, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका पूरा क्लियर है तो फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन के हिसाब से देखा जाए, इंडियन ज्योग्राफी में बहुत कुछ बचता नहीं है, क्योंकि उसी को लिंक करते हुए क्वेश्चन पूछती है। तो इसमें दो बुक है, दो एनसीईआरटी, क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी है कि कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया पार्ट 1 पार्ट 2। इन दोनों को आप टारगेट कर सकते हैं, दोनों को पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्लास 11th की एनसीईआरटी है एक, कि इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। इसको पढ़ेंगे तो एक तरह से इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो पोर्शन है, जैसे नेशनल पार्क वगैरह सब है, फॉरेस्ट कवर है, रिसोर्सेज है, डिस्प्यूट है, लैंड है, कवर है, ये सब चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए तीन बुक बहुत जरूरी है, क्लास 9th की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी, और प्लस क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट। आप उसको पढ़िए, उसको रिलाई कर लीजिए। ये मैं बेसिक टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन ज्योग्राफी की जहाँ तक बात है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी को बोल सकते हैं थोड़ा सा सोसाइटिकल एंगल आ जाता है इसमें। तो उसमें आप क्लास एनसीईआरटी जो 12वीं की जो एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको पढ़ लीजिए। काफ़ी बेसिक है और अच्छे से इसमें कवर भी किया गया है। दूसरा है क्लास 12 की एनसीईआरटी, दो एनसीईआरटी है, एक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, दोनों पढ़ लीजिए। लग रहा है? क्लास 12 की दो एनसीईआरटी है, और दोनों एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपका ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना उसमें दे रखा है उतना ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12, जो 4 साल की जो एक एनसीईआरटी का जो बेसिक टेक्स्ट बुक है ज्योग्राफी वाला, आप उसको ठीक से पढ़ लीजिए, ठीक से क्लियर कर लीजिए। इसके बाहर कुछ बचता नहीं है। और इसके बाद अगर थोड़ा सा अपर लेवल में आप जाना चाहते हो तो जो जीसी लोगों की जो बुक है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज में। और लेकिन आपका बेस वही एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को अगर आप एनसीईआरटी 4 सालों का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आप एक एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, आप उसको देख लीजिए, उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, और आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, जिसलिए हमको उसको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए सवाल उठता है कि ये तो बेसिक टेक्स्ट बुक है, और ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट होता है काफ़ी ट्रिकी भी होता है, काफ़ी एनालिटिकल भी होता है, तो उससे क्वेश्चन बने ये जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा आपको वीडियो का भी हेल्प लेना चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे मैं जिसको फॉलो करता था उसको आपको मैं बताता हूँ। आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी के लिए कुछ वीडियोज है जिसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहला तो है जो बेस्ट अभी तक चल रहा है, और काफ़ी बच्चे इसको फॉलो भी करते हैं, और मुझे तो लगता है कि सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाया गया और डिस्कस किया गया। एक है सुदर्शन सर, सुदर्शन गुर्जर। सुदर्शन गुर्जर की दो वीडियो है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की, एक है इंडियन ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो ज़्यादातर चीज़ें मैप, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लोकेशन को अच्छे से क्लियर कर दिया। और इंडियन ज्योग्राफी में भी वो मैप पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लोकेशन के हिसाब से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और यही सबसे बेस्ट इनकी एक तरह से बात मुझे समझ में आती है, क्योंकि मैप जो है, लोकेशन अगर आपका ठीक से क्लियर हो गया तो उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा, आप इजिली उसको कनेक्ट करके चीज़ों को देख सकते हैं। बैटरी लो हो गया, उसको बोल दो ना बैटरी लो हो गया, बंद हो जाएगा ये। हम्म, जल्दी कर। आप नहीं थे इसलिए, आप नहीं थे इसलिए, करो बहुत जल्दी करो। हो गया? ठीक है चलो। पर डे ठीक है। तो सुदर्शन गुर्जर सर का वीडियो है, यूट्यूब पर भी डला हुआ है। और अगर यूट्यूब पर नहीं मिलता है तो आप अन अकेडमी पर जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी का मुझे लगता है बहुत बेस्ट है, हिंदी मीडियम के लिए भी अच्छा है, इंग्लिश मीडियम में भी अच्छा है। सर की सबसे अच्छी बात है कि बोलते हिंदी में है, लिखते भी हिंदी में है।
थोड़ा कुछ-कुछ जो वर्ड होते हैं इंग्लिश में लिखते हैं। समझाने का तरीका बिल्कुल हम लोग का एक तरह से जैसे देसी होता है उस तरह से है। दूसरा अगर मान लीजिए ये आपको नहीं मिल रहा है, तो दूसरा आप ओनली एज़ के चैनल पे फ्रीली वीडियोज़ मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। ओनली आइज़ के चैनल पे फ्रीली वीडियोज़ अवेलेबल है। करीब उसमें देखा जाए तो 20 से 24 घंटे में पूरा एक तरह से ज्योग्राफी जो है उसको शॉर्ट तरीके से जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं, जो भी मेन-मेन चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करके अच्छे से समझा दिया गया है। तो आप इस दोनों रिसोर्सेज़ में से, दोनों वीडियो में से कोई भी वीडियो मिलता है उसको फॉलो कीजिए। ज़्यादा प्रेफ़र आप सुदर्शन गुर्जर सर को कीजिएगा क्योंकि उनका जो समझाने का तरीका है वो काफ़ी याद करवा देने वाला है। अगर लोकेशन जो वर्ल्ड मैपिंग वाला जो पोर्शन है उनका वीडियो, उनको देख लीजिए तो मैप आप अच्छे से याद करवा देंगे और एक-एक लोकेशन आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसको काफ़ी रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आप रेफ़र कर सकते हैं। अब देखिए बुक की बात कर रहे थे, तो ये कुछ बुक है जो एनसीईआरटी है, 11th है, ये 9th की है, फिर ये 10th की एनसीईआरटी है, कंटेम्परेरी वर्ल्ड इंडिया 2 की बात कर रहे थे, कंटेम्परेरी इंडिया 1 की बात कर रहे थे, ये 9th 10th हो गया। फिर इसके बाद ये है क्लास 11th की एनसीईआरटी है, जिस पर आप ले सकते हैं। फिर ये क्लास 12 की एनसीईआरटी, जो 2 एनसीईआरटी हमने बात की थी, उसको लेकर है। ये दोनों एनसीईआरटी मैंने क्या बताया था कि काफ़ी ज़रूरी है, ह्यूमन ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ये बहुत अच्छा है। इसमें जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है? ये है जीसी लोइंग। जीसी लोइंग की बुक लियोंग की बुक है, जो मैंने बताया था कि अगर एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो थोड़ा अपर लेवल की चीज़ों को एक साथ आप कॉन्साइज़ वे में पढ़ना चाहते हैं, क्रिस्प तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप जीसी लियोंग जैसे रिसोर्सेज पर रिलाई कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और काफ़ी जिस तरीके से चीज़ों को उसमें डिफाइन किया हुआ है, तो आप वहाँ एक बुक से मैक्सिमम चीज़ें कवर हो सकता है। अब होता है मैप। मैप वाला जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैपिंग है, कोई सा लोकेशन किस तरह से है, कोई भी रिवर किस तरह से निकलती है, क्योंकि यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछती रही है, तो मैप को कैसे क्लियर किया जाए? तो मैप के लिए आप एटलास यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस यूज़ कीजिएगा क्योंकि उसमें काफ़ी फिजिकल और जो प्रैक्टिकल जो फिजिकल मैप है और जो एक तरह से पॉलिटिकल मैप है, दोनों अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, चीज़ों को विजुअलाइज़ किया है, देखने में पढ़ने में काफ़ी आसानी होता है। तो आप एटलस यूज़ कर लीजिए। इतना रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, इतने रिसोर्सेज़ पे आप रिलाई कर लीजिए, आँख मूंद के भरोसा कीजिए, बार-बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के साथ-साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइए, उसके कुछ थीम को प्रेडिक्ट करिए, फिर देखिए कि यूपीएससी ने किन पोर्शन को ज़्यादा वेटेज दिया है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अगर आप इतना कर ले रहे हैं, तो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान होते हैं। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते और गलत होने का स्कोप भी बहुत कम होता है। इसलिए वीडियो देखने के साथ-साथ बुक पढ़ लीजिए, फिर उसको बार-बार रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। यही 3-4 चीज़ें करनी है और इतना 3-4 चीज़ आप कर लेंगे तो फिर ज्योग्राफी समझिए बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैंने कहा ना एक तरह से साइंस है ये। अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि रटने का स्कोप नहीं है, तो मान के चलिए कि इसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपको। ठीक है? अब देखिए, अब मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करूँगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के लिए। देखिए, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था और इसमें भी बताता हूँ। आप विजन आइस के टेस्ट सीरीज ले लीजिए। इसमें भी ज्योग्राफी के करीब 4 पेपर होते हैं और ज्योग्राफी के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो 4 पेपर में अच्छे तरीके से उसको कवर किया गया है। देखिए, किसी भी टेस्ट सीरीज की सबसे कोई बेस्ट है नहीं और किस तरह से आपको उसको नापना है, तो 2 चीज़ें देखिए। पहले तो ये देखिए कि यूपीएससी का जो एक तरह से थीम है, जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है, उसको उससे वो कितना मैच कर रहा है, उसके आस-पास कितना है। और दूसरा ये देखिए कि जो टॉपिक जो टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है, उसमें उस सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो पा रहे हैं कि नहीं। सर सब मतलब जो मेन-मेन कॉन्सेप्ट है, जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, जो यूपीएससी का फेवरेट कॉन्सेप्ट है, उसको टारगेट किया गया कि नहीं, कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं। कहीं इर्रेलेवेंट क्वेश्चन को तो नहीं क्वेश्चन बना के डाल दिया है। फिर ऐसे टेस्ट सीरीज़ का कोई मतलब नहीं है। फिर आप 10,000 टेस्ट क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उस जो जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, उस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर तो कोई मतलब नहीं बचा ना इससे टेस्ट सीरीज़ लगाने का। तो विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि इसमें 4 पेपर में विजन जो ज्योग्राफी जो एक-एक कॉन्सेप्ट है उसको बेस बना के 1-2 क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है। तो अगर आप उसको लगाते हैं तो स्टैटिक पोर्शन आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हिंदी मीडियम के लिए भी हिंदी मीडियम में आता है विजन आईएएस, तो उसको लगाइए। दूसरा है आईएएस बाबा। देखिए, आईएएस बाबा के भी 4 पेपर होते हैं, चारों को लगा लीजिए। अगला है इनसाइट ऑन इंडिया। इसको भी
4 पेपर आते हैं। देखिए टोटल 4 4 8 4 12। और मैं पिछले 3-4 वीडियो से जो स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, जो मेन टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है उसके लिए बोला था कि जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट काफी एक तरह से 17 से 18 क्वेश्चन पूछ रही है, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास पूछ रही है। तो इससे कम से कम 10 से 12 पेपर तो आपको लगाना ही चाहिए। 10 से 12 पेपर अगर आप लगा लेंगे तो इसके एक भी कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा नहीं बचता, कुछ छूटेगा नहीं आपका। फिर आपको लगेगा कि जब भी आप कोई नया पेपर लगाएंगे तो आपको लगता है कि क्वेश्चन को मैंने लगा ही चुका है, जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज मैं कर चुका हूँ, फिर कुछ एक्स्ट्रा बचता नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा देखने को बचता नहीं है। फिर उसी चीज से उसी को लिंक करते हुए चीजों को पूछा जाता है। तो आपकी अप्रोच भी उसी तरीके से होनी चाहिए कि आप जो क्वेश्चन पूछ रही है, जो क्वेश्चन एक तरह से यूपीएससी का जो एक तरह से जो कॉन्सेप्ट है जिसको बेस बना के क्वेश्चन बनाया जाता है, वो क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है। तो 10 से 12 पेपर लगाइए, यानी 1000 से 1200 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ बचता है जो यूपीएससी पूछ सकती है। फिर आपका कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये था ज्योग्राफी। अब मैं बात करता हूँ करेंट अफेयर्स। देखिए यूपीएससी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो करंट अफेयर्स होता है, पहले इस तरह से समझिए। देखिए, एक होता है स्टैटिक, एक होता है करंट। ठीक है। स्टैटिक पोर्शन से ज्योग्राफी से मतलब बोला जाए तो 80 से 90% क्वेश्चन जो होते हैं ज्योग्राफी के वो स्टैटिक पोर्शन ही होते हैं। और करंट से जो होते हैं वो 10 से 20% लिंक करके यूपीएससी पूछती रही है। 10 से 20% क्वेश्चन ही करंट अफेयर से होते हैं, बाकी 80 to 90% क्वेश्चन ज्योग्राफी के वो स्टैटिक पोर्शन से होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप स्टैटिक पोर्शन को ज्यादा मजबूत बनाइए, उसको ज्यादा वेटेज दीजिए, उसको अच्छे से कर लीजिए। वीडियो को बार बार देखते रहिए। अगर वीडियो को जो बताएं जैसे वीडियो देखने के लिए, अगर आप वीडियो को बार बार देख रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो टेक्स्ट बुक जो रेफर किया है, जो रिकमेंड किया मैंने, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लोकेशन मैप बेस्ड। जैसे कोई मैप है, कोई लोकेशन है, कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई एक तरह से कोई खबर है, किसी चीज से वो लिंक कर रहा है, अगर वो न्यूज में है तो उसे यूपीएससी रिलेट करके उस लोकेशन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछती है। जैसे अभी पिछले साल ही इथोपिया के टिग्रे रीजन में एक तरह से डिस्प्यूट हो गया था। वहां पर कुछ एक तरह से जो इलीगल एक्टिविटीज वहां पर काफी बढ़ गया, तो सरकार ने उसको दबाने का प्रयास किया गया। तो वहां पे एक तरह से बोल सकते हैं कि आपस की जो छिटपुट घटनाएं थी वहां पर बढ़ गया था। तो वो रीजन काफी न्यूज में था। यूपीएससी ने उस न्यूज को एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाल के पूछ दिया। जैसे अर्मेनिया अजरबैजान वाला रीजन है, तो वहाँ पे एक नागारो बुक करके एक कोई क्षेत्र है जिसको लेकर डिस्प्यूट है दोनों क्षेत्रों के बीच, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, जैसे इजराइल के साथ अभी डिस्प्यूट चल रहा है फिलिस्तीन का, तो वहाँ पर डेड सी वाला इशू है, तो वो उस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो जब भी कोई लोकेशन है, कोई मैप है, कोई एक तरह से कुछ भी जो ज्योग्राफिकल चीजें से लिंक कर रहा है, कोई इंसिडेंट न्यूज में है, तो मान के चलिए कि यूपीएससी उसको क्वेश्चन को टारगेट कर सकता है। इसलिए करंट अफेयर्स के लिए ज्योग्राफी में बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता, आप लोकेशन मैप को अच्छे से कवर कर लीजिए। और अगर कवर करने के लिए अच्छे से सबसे ज़्यादा नोट्स जो जो इसका बेस्ट रिसोर्सेज हो सकता है, देखिए विजन आईएएस का जो 365 होता है, वो ज्योग्राफी नहीं ज्योग्राफी के लिए नहीं निकालता। उसमें ज्योग्राफी का जो इंसिडेंट होता है, जो न्यूज़ वगैरह होता है, वो उसको इन्वायरमेंट में ही कवर करता है। इसलिए करंट अफेयर्स के लिए देखा जाए तो अगर मैं बेस्ट रिसोर्स की बात करूँ तो ओनली आईएएस मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। ओनली आईएएस का जो उड़ान का मैगजीन आता है, 500 प्लस करके, आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। ओनली एज का जो उड़ान मैगजीन है उसमें 500 प्लस करंट अफेयर्स, लगभग उसमें 1.5 साल से का जो करंट होता है, जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसका उसमें मेंशन होता है, उसका उसमें जिक्र होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर ले रहे हैं तो इससे बाहर कुछ पूछता ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि 1.5 साल के जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन बेस्ड है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सब चीज़ तो उसमें डाल ही रखा है। तो उसको केवल कवर कर लीजिए आप। जैसे देख रहे हैं इन्वायरमेंट का आता है, लेकिन ज्योग्राफी का विजन 365 नहीं निकालते। लेकिन उड़ान जो है ये बेस्ट मटेरियल है ज्योग्राफी के लिए। करंट अफेयर्स के हिसाब से मैं बात करूँ तो बेस्ट है, बेस्ट। इसको रिलाई कर सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं। कुछ मत पढ़िए, केवल ये मैगजीन ले लीजिए। और ज्योग्राफी में देख रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई डिजास्टर वगैरह न्यूज़ में है तो उसको बिल्डिंग करके नेम नोमेनक्लेचर के हिसाब से क्वेश्चन पूछती रही है यूपीएससी। तो वो पूरा एक बुकलेट से आपका पूरा 1 साल का 1.5 साल का जो करंट का न्यूज़ है ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डाउट्स हो सकते हैं, सबको डिस्कस किया। वेटेज की बात की, सिलेबस की बात की, स्ट्रेटजी की बात की, करंट अफेयर्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज होना चाहिए, उसको डिस्कस किया। टेस्ट सीरीज किसको हम कितना रेफर करें, किन किन कोचिंग के टेस्ट सीरीज को हम रिलाई कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ावा दे सकते हैं, उन सबको डिस्कस किया। ठीक है।
तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।